डायरेक्ट सेलिंग टुडे एक मैगजीन आती है, तो उन्होंने भी कुछ अवार्ड्स दिए, काफ़ी सारी डिग्निटरीज वहाँ पे थी। और आज संडे को यहाँ बॉम्बे में हो रहा है, तो ये दिखाता है कि हमारी इंडस्ट्री तेजी के साथ में ग्रो कर रही है। और जिस प्रकार से दूसरी इंडस्ट्रीज में रहता है, फार्मा इंडस्ट्री ले लीजिए आप, कोई भी इंडस्ट्री ले लीजिए, वहाँ भी डिस्कशन रहते हैं, अवार्ड्स मिलते हैं जो लोग अच्छा काम करते हैं, तो उसी प्रकार की एक्टिविटीज़ हमारी इंडस्ट्री में हो रही है। तो ये एक बहुत अच्छा साइन है हम सबके लिए कि हम लोग मैच्योरिटी के साथ में ग्रो करते जा रहे हैं। 28 दिसंबर 2021 को डायरेक्ट सेलिंग के रूल्स हमारे पास में आ गए, जिनको डायरेक्ट सेलिंग रूल्स 2021 बोलते हैं। ये आए कैसे, वो थोड़ी सी मैं कहानी आपको बताना चाहता हूं, और वो आपको जरूर आपके जहन में होनी चाहिए, क्योंकि आपने इस इंडस्ट्री को आगे लेके जाना है। हम में से ज़्यादातर लोग जानते हैं कि 1990 के बाद में डायरेक्ट सेलिंग की इंडिया में शुरुआत हुई। और प्रकृति का एक नियम है कि जब भी हम लोग कोई फसल बोते हैं तो उसके साथ में खरपतवार, घास फूस पैदा हो जाती है, उसको कोई उगाता नहीं है। तो उसी प्रकार से जब हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग की कंपनियां स्टार्ट हुई, कुछ बाहर से कंपनियां आई, कुछ इंडियन कंपनीज ने काम करना स्टार्ट किया, तो खरपतवार की तरह कुछ मनी सर्कुलेशन की स्कीमें, कुछ पूंजी स्कीम्स हमारे देश में आना स्टार्ट हुई। वो स्वाभाविक थी, वो हर जगह हुआ है, वो यूएस में भी हुआ है, यूरोप में भी हुआ है। लेकिन 2011-12 आते आते इस प्रकार की कंडीशन हो गई हमारे देश में कि खेत में घास फूस ज्यादा हो गई, और जो फसल थी वो एक आध कहीं कहीं ऐसी थी वो दिखनी बंद हो गई थी, और इतनी सारी स्कीमें आ रही थी। तो 2011-12 का टाइम जो है बहुत टफ टाइम था डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए। बहुत सारी कंपनियां बंद हो गई। मैं पर्सनली जिस कंपनी से जुड़ा हुआ था 2001 से, उसमें काम कर रहा था। अचानक बगैर किसी कंप्लेंट के पुलिस ने अपने आप एक सो मोटो केस दर्ज किया और उस कंपनी को बंद कर दिया 9 दिसंबर 2011 को। और आप सोच के देखिए, जो लोग अपनी नौकरी छोड़ के, अपना बिजनेस छोड़ के फुल टाइम काम कर रहे थे, उनके सिर पे क्या बीती होगी, क्या गुजरी होगी। और मुझे अच्छे से याद है, मैंने अक्टूबर में बड़ी एक्साइटमेंट के साथ में मर्सिडीज बेंच खरीदी थी, और दिसंबर में कंपनी बंद हो गई। 80,000 ₹2 उसकी EMI थी, और बहुत सारे खर्चे थे। तो बहुत विचित्र स्थिति में हम लोग आ गए। और उस समय पहली बार मैं डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशंस की ताकत मुझे महसूस आई, और हम लोगों ने कंपनी को खुलवाने के लिए एक डिस्ट्रीब्यूटर की एक ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर्ड की। वकीलों से पूछा कैसे हो सकता है, उन्होंने बोला कि कंपनी के नाम से अगर आप जाओगे तो कुछ बात नहीं होगी, हाँ आप लोग इकट्ठे होके सरकार के पास में जाइए कि हमारा रोजगार छिन गया है, हमें रोजगार चाहिए। तो ऐसा करके हमने ऑर्गेनाइजेशन रजिस्टर करवाई, और एक बड़ा लंबा आंदोलन हम लोगों ने किया। और मैं सौभाग्यशाली मानता हूं कि मैंने उस आंदोलन को लीड किया। हमने शुरुआत की दिल्ली के रामलीला मैदान से। 3 दिन हम रामलीला मैदान में रहे, उसके बाद में लगातार 15 दिन हम लोग जंतर मंतर पे हमने धरना दिया। लगभग 2000 लोग हम लोग साथ में थे। एक तरफ हम लोग बैठते थे, एक बार दूसरी साइड में अरविंद केजरीवाल जी रैलियां निकालते थे, तो साइड बाय साइड हम लोग, हमारी चलती रहती थी। कभी हमारे नारे तेज होते थे, कभी उनके नारे तेज होते थे। और वहां से फिर फाइनली, चूंकि हमारा मैटर राजस्थान का था, हमारी कंपनी राजस्थान से संबंध रखती थी, उस दौरान हम लोग संसद में लगभग 20-25 सांसदों से मिले। राजनाथ सिंह जी उस समय विपक्ष में होते थे, उनसे हम लोग मिले, और उन्होंने हमारे सामने डायरेक्टली मनमोहन सिंह जी को फोन लगाया और उनको बोला कि ये कुछ कंपनी के लोग हैं, काफी परेशान हैं, तो आप इनका कुछ कीजिए। तो फाइनली उन्होंने ये कहा, पीएमओ में फोन गया और उन्होंने बोला कि आप राजस्थान में जाइए और हम लोग अशोक गहलोत जी से बात करते हैं, जो सीएम थे वहाँ के। और हमने, मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बड़ा धरना दिया। लगभग आई थिंक 158 दिन लगातार हम लोग एक ही जगह, राजस्थान में उद्योग मैदान एक जगह है, वहां पे हम लोग बैठे रहे। हमने बारिश भी देखी, हमने सर्दी भी देखी, गर्मी भी देखी, सब कुछ हमने वहां पे देखा। बहुत सारे मुस्लिम भाई हमारे साथ में थे, रोजे उन्होंने वहीं पे किए। और फाइनली राजस्थान गवर्नमेंट ने 2012 में डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में गाइडलाइन दी और हमारी कंपनी दोबारा से चालू हुई।
उसी नाम से, उसी अकाउंट नंबर से, सब कुछ सेम। और उसके बाद में एक चीज समझ में आ गई कि अगर कंपनी को बचाना है तो पहले इंडस्ट्री को बचाना पड़ेगा। अगर इंडस्ट्री ही सुरक्षित नहीं है तो फिर आपकी कंपनी कितनी भी बड़ी क्यों ना है वो सुरक्षित नहीं हो सकती। कुछ एसोसिएशंस के हम लोग संपर्क में आए। एक एसोसिएशन बनी DSDWA, डायरेक्ट सेलिंग डिस्ट्रीब्यूटर वेलफेयर एसोसिएशन, 2013 में। मुझे उसका जबरदस्ती फाउंडर प्रेसिडेंट बना दिया कि आपने आंदोलन लीड किया है तो आप इसको भी लीड कीजिए थोड़ा सा। और उस समय सुशील जी हम लोग बहुत क्लोजली गवर्नमेंट के साथ हमने काम किया। हमने शुरुआत की RTI से। RTI लगाई हमने एक डिपार्टमेंट में। पहले हमने आई थिंक कॉमर्स मिनिस्ट्री में हमने लगाई कि हमारा डायरेक्ट सेलिंग का ये मॉड्यूल है, इस प्रकार से हम लोग काम करते हैं, तो क्या ये लीगल है या इलीगल है। तो वहां से हमें गोलमोल सा रिप्लाई आ गया। फिर किसी ने बोला आप कंज्यूमर फेयर मिनिस्ट्री में लगाइए, तो हमने कंज्यूमर फेयर मिनिस्ट्री में RTI लगाई। तो उन्होंने भी हमें घुमा दिया कि आपका जो काम है वो हमारी मिनिस्ट्री के तहत नहीं आता है, आप फाइनेंस में जाइए। फिर हमने फाइनेंस में RTI लगाई। और फिर वो सारी RTI, हमारे एडवोकेट राणा थे, बहुत इंटेलिजेंट थे, दुर्भाग्य से भी है नहीं वो इस दुनिया में। तो उन्होंने कहा कि हम ये सारी RTI लेके हम प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में लगाते हैं। उन सारी RTIs की कॉपी लेके हम PMO में गए और हमने ये कहा कि भाई इतने सारे लोग जुड़े हुए हैं, वर्ल्ड वाइड ये इंडस्ट्री है, अमेरिका में चल रही है, यूरोप में चल रही है, ये लीगल है नहीं है, हम करें बंद कर दें, कुछ तो आप बताओ। और उसके बाद में एक इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी बनी, क्योंकि यही क्लियर नहीं था कि ये कौन सी मिनिस्ट्री के तहत आती है। इंटरमिनिस्ट्रियल कमेटी बनी जिसमें 7-8 मिनिस्ट्री थी। उसमें कॉमर्स था, उसमें लॉ मिनिस्ट्री थी, उसमें फाइनेंस था, उसमें कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री थी। और बीच बीच में वो इंडस्ट्री का प्रोस्पेक्टिव जानने के लिए स्टेक होल्डर से हम लोगों को भी अपनी मीटिंग्स में इनवाइट करते थे। तो लगभग 4-5 मीटिंगें हुई, 6-6 महीने में एक मीटिंग होती थी, बड़ा लंबा टाइम निकल गया। और फाइनली ये तय हुआ कि कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री इस काम को देखेगी। अब हमें रास्ता मिल गया कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री के यहाँ हमने जाना है। और हमारी एक ही डिमांड थी कि डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर में, क्योंकि हमें मालूम था कानून बनना उतना आसान नहीं है, वो एक बहुत बड़ी लंबी प्रक्रिया है। तो पहला आसान तरीका ये है कि गाइडलाइन आ जाए, गाइडलाइन मिल जाए हमें। और हम लोग नेटवर्किंग वाले लोग हैं, फॉलोअप करना हमारा बहुत स्ट्रांग है। जब तक बंदा फोन हमारा ब्लॉक नहीं कर देता तब तक हम लोग उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। तो उसी स्किल का हमने इस्तेमाल किया। और सुशील जी मेरे पास में ज्यादा नहीं तो 100 पासेज हैं। जब हम लोग मिनिस्ट्री में जाते हैं ना तो पहले पास बनवाना पड़ता है बराबर। हर हफ्ते एक चक्कर फॉलोअप के लिए मैं और एक हमारे साथी हैं राजीव गुप्ता जी, वो वाइस प्रेसिडेंट है FDSA में, फेडरेशन ऑफ डायरेक्ट सेलिंग एसोसिएशन में। हम हर हफ्ते हमारा पक्का चक्कर था वहां पे जाना, फॉलोअप करना। और कई सारे सेक्रेटरीज आए, बदल गए। कांग्रेस गवर्नमेंट से हमने शुरू किया था, मिस्टर थॉमस कंज्यूमर फेयर मिनिस्ट्री थी, फिर सरकार चेंज हुई, मोदी जी आ गए, थोड़ा सा वहाँ का माहौल कुछ बदला और धीरे धीरे चीज़ें बदलती गई। और फाइनली सितंबर 2016 में हमारे पास में गाइडलाइंस आई। और अभी फिर गाइडलाइंस तो हमारे पास में आ गई थी, गाइडलाइंस को लेके फिर इश्यूज थे। गाइडलाइंस स्टेट गवर्नमेंट ने उसको स्टेट गवर्नमेंट ने अडॉप्ट करना था और अपने स्टेट के लिए नोटिफिकेशन जारी करने थे। तो अलग अलग स्टेट ने अलग अलग रूल्स उसमें निकाल दिए, तो और कॉम्प्लिकेशन स्टार्ट हो गया। और गाइडलाइन जो है वो कोई बहुत मजबूत चीज नहीं थी। गाइडलाइन इशू भी की गई थी और गाइडलाइन को कोई भी सेक्रेटरी या कोई भी मिनिस्टर एक नोटिफिकेशन के साथ में कैंसिल भी कर सकता था। तो ये तय था कि जब तक हम लोग कानून में नहीं आएंगे, संविधान में हमारा डायरेक्ट सेलिंग का नाम नहीं आएगा, तो तब तक चीजें नहीं हो पाएंगी। तो मीनवाइल हमें मालूम चला कि नया एक एक्ट आ रहा है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, बहुत पुराना हो गया है। उसके बाद बहुत सारी चीजें बदल गई हैं, तो अभी एक नया एक्ट आ रहा है। तो हमें मालूम चला तो हम लोग घुस गए कि जी डायरेक्ट सेलिंग को अब इसमें लेके आइए। और हम लोग कामयाब रहे मिनिस्ट्री में, जो अधिकारी थे उनको कन्विंस करने में कि डायरेक्ट सेलिंग आना चाहिए। एक काफी बड़ा कस्टमर बेस है। और उसके बाद में फिर बहुत सारी मीटिंगें होती गई। रामविलास पासवान जी के साथ में हम लोगों ने लास्ट मीटिंग की थी। नहीं, गाइडलाइन के बाद में भी रामविलास पासवान जी ने काफी बड़ा रोल प्ले किया रूल्स को लेके, और फाइनली रूल्स आ गए। तो अच्छी बात तो ये है कि रूल्स आ गए हैं। डायरेक्ट सेलिंग
जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर डायरेक्ट सेलिंग की डेफिनेशन आ गई है, नेटवर्क की डेफिनेशन भी वहां पे आ गई है। राजेश जी एक कंफ्यूजन की बात कर रहे थे, जो रूल्स हमारे पास में आए हैं, रूल्स में पिरामिड की डेफिनेशन तो है, नेटवर्क ऑफ सेलर्स की डेफिनेशन रूल्स में नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है, वो मेन एक्ट में है। पहले कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है, उसके बाद में अलग अलग इंडस्ट्री के रूल्स हैं, जैसे ई कॉमर्स के अलग रूल्स आ रहे हैं, डायरेक्ट सेलिंग के अलग रूल्स आ रहे हैं। तो रूल्स में अगर वो डेफिनेशन आ जाती तो बहुत अच्छा रहता, लेकिन रूल्स में नहीं है। लेकिन अच्छी बात क्या है, एक्ट में वो है। और जब ये कंफ्यूजन क्रिएट हुआ, मीडिया ने उसको दूसरे रूप में लिया। मुझे अच्छे से याद है, इतना प्रेशर आ गया कि मीडिया वाले क्या बोल रहे हैं। और फिर उस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए, आप में से कुछ लोग जानते होंगे, हमने एक छोटा सा प्रयास किया था 1 जनवरी 2019 को, चैट विद सुरेंद्र वत्स के नाम से हमने एक यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, जिसमें हम डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के जो सक्सेसफुल लोग हैं उनको बुलाते हैं। दीपल पथरवाला मैम हमारे बीच में बैठी हैं, वो हमारी सम्मानित गेस्ट रही उस प्रोग्राम की। और उसके अलावा हम उन लोगों को बुलाते हैं जो डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया या कर रहे हैं। जैसे जब हमारी गाइडलाइंस आई, उस समय डायरेक्टर थे मोहम्मद जाकिर हुसैन साहब, तो हमने उसमें 25वां जो हमारा एपिसोड था सिल्वर जुबली, उसमें हमने जाकिर हुसैन साहब का इंटरव्यू लिया, डिटेल में गाइडलाइन के बारे में समझा था। 50वें एपिसोड में हमने हेम पांडे जी को बुलाया था, जो सेक्रेटरी थे कंज्यूमर फेयर मिनिस्ट्री में जब गाइडलाइंस आई। तो उस प्रकार की जो डिग्नेटरीज हैं उनको हम बुलाते रहते हैं बीच बीच में। अभी लास्ट इंटरव्यू था हमारा 200 एपिसोड में, उसमें IDSA के चेयरमैन हैं रजत बैनर्जी, उनको हमने इनवाइट किया था। तो शेयर करती हैं उसका। अगर हम 2021 के डाटा देखते हैं तो 2021 के डाटा में हमारा स्थान दुनिया में 12वें नंबर पे है टर्नओवर की, अगर हम बातचीत करें। अमेरिका पहले नंबर पे है। लेकिन अच्छी बात यह है कि उसमें सबसे ज्यादा जो CAGR है, कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रेट, पिछले 3 साल का, वो पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा ऑलमोस्ट हमारा, और पहली 12 कंपनी में तो हमारा है 15.7%। और ये संजय जी ये दिखाता है कि गाइडलाइन आने के बाद में जो एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट बना इंडस्ट्री को लेके, कंपनीज ने खुल के काम करना स्टार्ट किया। जो एक कंफ्यूजन वाली स्थिति थी, वो एक मतलब नेगेटिव ही न्यूज आती जाती थी, लेकिन 2016 के बाद में कुछ पॉजिटिव न्यूज आने लगी, स्टार्ट हुई। और रूल्स भी एक पॉजिटिव उसी दिशा में एक अच्छा पहल था। तो जो आंकड़े दिखाए हैं सुशील जी ने हमारे सामने फ्यूचर की, जब उन्होंने स्ट्रेंथ की बातचीत की, वो निश्चित रूप से पूरे होंगे सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर, थैंक यू। इसे में मैं कुछ ऐड ऑन करना चाहूंगा कि अभी सर ने जैसे बोला कि अभी जो डायरेक्ट सेलिंग के एक्ट आ गए, उसके बाद वो रूल्स और जो है उसमें ई कॉमर्स के साथ ही उन्होंने नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन को भी अभी इंक्लूड किया हुआ है। तो वो हम सब के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि जो भी फ्रॉड वाली कंपनीज है, अगर उनकी एक कंप्लेंट नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन में जाती है, सेंट्रलाइज किया हुआ है अभी पूरा प्रोसेस। पहले कैसे था कि स्टेट वाइज तो था ही था, पर सेंट्रल में कुछ नहीं था। तो अभी सेंट्रलाइज भी सिस्टम हो चुका है। हर कंपनी को, अगर आपने मेजर कंपनीज को देखा होगा तो उनके सारे बैलेंस शीट, उनके GST रिटर्न, TDS सर्टिफिकेट्स वगैरह सारे ऑनलाइन दिखाना कंपलसरी हुआ है वेबसाइट पर। तो ये ट्रांसपेरेंसी जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सेकंड थिंग, गवर्नमेंट हमको क्यों सपोर्ट करता है, ये सब में इंपॉर्टेंट बात है। डायरेक्ट सेलिंग को गवर्नमेंट अभी क्यों सपोर्ट करने लगा है, सब में इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें जो बेरोजगारी है वो बहुत कम होते जा रही है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कि इसमें कम लागत में जो बिजनेस का एनवायरनमेंट मिलता है वो बहुत ज्यादा मिलता है। तो उस वजह से बेरोजगारी एक कम होते जा रही है। सेकंड थिंग, गवर्नमेंट को जो रेवेन्यू जनरेट हो रहा है TDS का, जो लोग आज तक कभी भी पैन कार्ड नहीं निकालते थे या जो लोग इनकम टैक्स नहीं भरते थे, वो सारे लोगों को अभी कंपलसरी इनकम टैक्स भरना पड़ता है, क्योंकि कंपनी से जो भी पे आउट आता है वो टैक्स डिडक्ट करके आता है। तो ये डायरेक्ट सेलिंग कंपनीज के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बनते जा रहा है। सेकंड थिंग, पॉलिटिशियन के हिसाब से भी बेरोजगारी कम होती है, तो उनके लिए भी बहुत बड़ी बात होती है। तो आजकल आपने देखा होगा कि कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री हमें बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। रूल्स आने के बावजूद भी वो लोग अभी अमेंडमेंट लाने की तैयारी में। सी रूल्स आया मतलब ये नहीं कि वो कंफर्म 100% होगा। अल्टीमेटली उन्होंने जो उस वक्त महसूस किया वो होता है, उसके बाद उसमें कुछ ना कुछ करेक्शन आते हैं जब वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट होता है। तो जब भी कोई चीज, आप कोई भी रूल देख लो, तो उसमें एनेक्शर ऐड होते हैं, बाद में उसमें अमेंडमेंट ऐड होते जाते। तो वैसे अभी वापस गवर्नमेंट ने रूल्स के लिए कुछ अमेंडमेंट्स होगी आपकी तो मंगाया है।
तो आपके पास कुछ सजेशन हो तो आज गवर्नमेंट को आप सबमिट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, तो आप वो देख लो। सेकेंड थिंग, सर ने जैसे बोला कि 26 ऑफ 2016 सितंबर में डायरेक्ट सेलिंग की गाइडलाइंस आई थी, तो गाइडलाइंस आने के बाद अक्टूबर महीने में वो एक्सेप्ट की गई थी पूरी गाइडलाइंस की, भाई ये एग्जैक्ट यही है। आपने सबने देखा होगा कि आज तक सबने सीए डे सेलिब्रेट किया है, टीचर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, कोई डॉक्टर्स डे सेलिब्रेट होता है, किसी ने आज तक डायरेक्ट सेलिंग डे सेलिब्रेट नहीं किया था। तो वी आर द फर्स्ट कि जिन्होंने 26 अक्टूबर 2019 में जब वो गाइडलाइंस एक्सेप्ट हुई थी, तो उस वक्त ने हमने डायरेक्ट सेलिंग डे सेलिब्रेट करना शुरू किया है। लाइक वी आर क्रिएटिंग द आइडेंटिटी टू द डायरेक्ट सेलर ऑल्सो, जो बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। हम ही अपने आप के